अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है SN2 मैकेनिज्म। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। SN2 से पहले हमने SN1 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसकी 3 डिफरेंट वीडियोस में हमने उससे रिलेटेड मैकेनिज्म, रेसिमाइजेशन, सॉल्वेंट्स, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, किस पे वो रिएक्शन पॉसिबल होते हैं, कौन से अल्काइल हैलाइड यूज होने चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हमने वहां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत सारे टर्म्स आपको वहां जो बेसिक टर्म्स सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से मिलेंगे वो वहां आपको अच्छे से मिलेंगे। यहां सिर्फ SN2 को डिस्कस किया जाएगा, उन बेसिक टर्म्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो एटलीस्ट इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको आसानी हो इस टॉपिक को समझने से पहले। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब तक आप इन दोनों को एक साथ कंपेयर करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इनके डिफरेंसेस समझ नहीं आएंगे कि कौन सा डिफरेंस है जहां SN2 दिया प्रोडक्ट SN2 वाला मैकेनिज्म चलता है और कौन से डिफरेंसेस हैं जहां SN1 वाले को फेवर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो जनरल मैकेनिज्म है पिछले वाले का भी ऐसा ही था कि न्यूक्लियोफाइल, एग्जांपल के तौर पे न्यूक्लियोफाइल X को यानी लिविंग ग्रुप को क्या कर देता था, सब्स्टिट्यूट करवा लेता था। तो इसीलिए तो इसका नाम पड़ा सब्स्टिट्यूशन, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। और फिर वहां 1 लिखा जाता था, यहां कहा जाता है 2। तो SN1 का मतलब था यूनिमोलिकुलर, मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, ऑलरेडी मैं उसमें बता चुका हूं कि वो स्टेप जो स्लो स्टेप है उस स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है और वो भी कन्वेंशन के थ्रू। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है क्योंकि मॉलिकुलरिटी मैकेनिज्म्स में यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हम हर स्टेप की डिफरेंट होती है। लेकिन चूंकि ये बाय कन्वेंशन है, यानी पुराना ट्रेंड चला आ रहा कि SN1 को उनकी मॉलिकुलरिटी भी उसने 1 कही क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से मॉलिकुलरिटी उठाई गई और यहां भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से ही मॉलिकुलरिटी उठाई, तो इन्होंने कहा ये बायोमॉलिकुलर है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फिर इसी तरह, चूंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से, वो तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से ही उठाया जाता है, स्लोएस्ट स्टेप से उठाया जाता है। तो यहां की मॉलिकुलरिटी भी 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2, वहां का मॉलिकुलरिटी भी 1 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1। तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलरिटी। ये सिंगल स्टेप में होगा, वो डबल स्टेप में होगा। वहां सॉल्वेंट यूज होता था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां यूज होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। वहां न्यूक्लियोफाइल यूज वीक भी चल जाता था, लेकिन यहां न्यूक्लियोफाइल को क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लिविंग ग्रुप की रिस्पेक्ट से दोनों में लिविंग ग्रुप अच्छे से निकलें, आसानी से निकलें और आसानी से जाएं तो बहुत अच्छा है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आराम से होगा। वहां इंटरमीडिएट बनता था, यहां ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। वहां यानी कार्बोकैटाइन एज एन इंटरमीडिएट बनता था और यहां हमारे पास ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में भी आज हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे। न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास है कि न्यूक्लियोफाइल, इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है आपको SN2 में याद रखना है कि सिंगल स्टेप तो है ही है, लेकिन जो अल्काइल हैलाइड यहां यूज होगा, जो अल्काइल हैलाइड यहां यूज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हमारे पास कौन सा यूज हो रहा होगा, स्टेरिकली अनहिंडर्ड, यानी वो जो हिंड्रेंस ना दे सके, वो जो रेजिस्टेंस ना दे सके, वो जो रिपल्शन ना दे सके, वो जो अलाउ करे न्यूक्लियोफाइल को कि अटैक कर लो कार्बन पे आसानी से और न्यूक्लियोफाइल को जगह मिल सके आसानी से उस अल्काइल हैलाइड के जो साइड पे ग्रुप अटैच है, यानी वो जो सेंट्रल कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच है, कि उसके इर्द गिर्द कोई बल्की ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स ना अटैच हो। ये जो सारे टर्म मैंने कहा, स्टेरिकली हिंड्रेड हो मतलब ना हो, और मैंने कहा बल्की ग्रुप्स ना हो, रेजिस्टेंस ना हो, रिपल्शन ना हो, वो इसी टर्म से रिलेटेड कहा कि कार्बन के इर्द गिर्द बड़े बड़े ग्रुप अटैच ना हो, जैसे CH3 या CH3 ना हो, R ग्रुपों को इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल ग्रुप अटैच ना हो, यानी टर्शरी कार्बन का करैक्टर ना हो। तो सबसे अच्छा करैक्टर कौन सा वाला अल्काइल हैलाइड के पास होगा जो रेजिस्टेंस ना दे सके, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही हो सकता है जो हमने बनाया हुआ है HHH, मतलब सिर्फ छोटे छोटे ग्रुप्स ही हमने अटैच किए हैं कार्बन के साथ जो स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं देंगे, जो रिपल्शन इतनी ज्यादा नहीं देंगे, जो रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा शो नहीं करेंगे, किसको, न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से ही अटैक कर सकेगा। जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा होगा, ये जो डॉट 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 में बनाया गया और बोल्ड में बनाया गया है, ये असल में 3D स्ट्रक्चर शो करने के लिए
अभी एक और भी डिस्कशन मतलब हम करेंगे कि क्या वाकई ये रिएक्शन SN1 को प्रूव कर भी रहा है कि यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस हो सकती है या नहीं, जिस तरह हमने पहले SN1 में डिस्कस किया था। तो ये दो मैकेनिज्म इसीलिए डिफर कर रहे हैं क्योंकि लिखे गए हैं, क्योंकि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिफर करके ही आपको समझाने हैं। अगर देखा जाए यहाँ H और H है तो सिमिलर ग्रुप्स, 3 सिमिलर ग्रुप्स अटैच हैं, इसका मतलब ये कायरल कार्बन ही नहीं है। और जब ये कायरल कार्बन ही नहीं है तो फिर यहाँ इन्वर्जन या रिटेंशन की बात ही नहीं होगी, मतलब यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व ही नहीं हो सकती। लेकिन हमने एक एग्जांपल ऐसी बतानी है कि जिसमें हम कहें कि वहां SN1 में हमारे पास क्या था, इन्वर्जन भी पॉसिबल था और रिटेंशन भी पॉसिबल था। पार्शियल रेसिमाइजेशन का लफ्ज हमने यूज किया था। यहां सिर्फ क्या पॉसिबल होगा, प्रोडक्ट हमारे पास इन्वर्जन होगा अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, जो कि ये वाली एग्जांपल है। तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करता है तो हमारे पास ये जो हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप कंप्लीटली निकलता नहीं है, बल्कि हाफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड तोड़ने के करीब आ रहा होता है। अभी बॉन्ड टूटा नहीं होता, टूट रहा होता है जब न्यूक्लियोफाइल उसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है। तो मैक्सिमम जो कंफ्यूजन होती है बच्चों के माइंड में कि कार्बन कैसे 5 बॉन्ड बना सकता है, तो असल में कार्बन के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट को समझने के लिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ था, स्टेबल था, तो 5वें बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत है न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये अभी हाफ बॉन्ड बन रहा होगा, यानी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल होगा लेकिन टूट रहा होगा, और ये हाफ बॉन्ड बन रहा होगा, बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये बॉन्ड कहां बनेगा, ये तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल या बॉन्डिंग ऑर्बिटॉल्स थे, तो ये इसके क्या होंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा न्यूक्लियोफाइल कार्बन के। तो वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटॉल्स क्या हो सकते हैं, यानी सिग्मा स्टार हो सकता है कि जिसके साथ, क्योंकि ये सिग्मा के बने हुए, तो जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटॉल होगा इसका वो क्या होगा, सिग्मा स्टार ऑर्बिटॉल होगा कार्बन का, जिसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा। हाईली अनस्टेबल स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रख रहा होता है। इस ट्रांजिशन स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है वो ऐसा नहीं है कि आप इसको एक स्टेप गिन रहे हो कि एक स्टेप हो रहा है, बल्कि यहां से लेकर यानी न्यूक्लियोफाइल के अटैच होने तक और ये हेलोजन ग्रुप या कोई भी जो लिविंग ग्रुप है उसके निकलने तक ये एक ही स्टेप है। मतलब ये भी RDS है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और ये भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ही ये वाला पॉइंट कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करती है बहुत कम टाइम के लिए। सपोज ये 10⁻⁴ सेकंड के लिए एग्जिस्ट कर रही है, बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्टेंस है इसकी। और अगर इसको कंपेयर किया जाए इंटरमीडिएट के साथ यानी कार्बोकैटाइन के साथ, जो हमारे पास क्या होता था, कार्बोकैटाइन के कार्बन प्लस था, यहाँ CH3 सपोज अटैच है, यहाँ R अटैच है और यहाँ R1 अटैच है, जो हम SN1 में करते थे। तो ये काफी अच्छे टाइम के लिए एग्जिस्टेंस शो कर रहा होता है, बल्कि इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी सपोज 10⁻⁹ सेकेंड यानी या 10 सेकेंड तक, और ये क्या कर रहा होगा 10⁻⁴ सेकेंड तक इसकी एग्जिस्टेंस होगी। तो ये काफी ज्यादा अच्छा स्टेबल रहेगा। इतना टाइम बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी का टाइम है बनिस्बत इसके, क्योंकि इसको हम कार्बोकैटाइन को हम आइसोलेट कर सकते हैं रिएक्शन से, हम उसे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसे कैप्चर कर सकते हैं कार्बोकैटाइन को यानी इंटरमीडिएट को। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को हम एक रिएक्शन से सेपरेट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। यानी अगर ये यहां बन रहा होगा और कोई आपको कह दे कि इसको आइसोलेट करें, इसको ऑब्जर्व करें या कैप्चर करें, तो इस रिएक्शन में इसको आइसोलेट या ऑब्जर्व या कैप्चर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कार्बोकैटाइन जो इंटरमीडिएट है उसको कैप्चर करना है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, और वो स्टेबल है काफी हद तक 10⁻⁵, 10⁻⁴ या 10⁻⁂ सेकेंड्स तक। लेकिन इसका तो बिल्कुल ही स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं है, यानी हाईली अनस्टेबल स्टेट है। पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होती है, लो एनर्जी स्टेट है। तो ये डिफरेंस था ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट में। इंटरमीडिएट स्टेट में हमारे पास 3 बॉन्ड बने होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास 3 बॉन्ड तो बने होते हैं, लेकिन ये जो 2 बॉन्ड हाफ बन रहे होते हैं, मतलब बॉन्ड टूट भी रहा होता है और नया बॉन्ड बन भी रहा होता है। यहाँ की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 ही है, जो वहां की हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो सिमिलैरिटी है। लेकिन जो ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है, फिर मैं बता रहा हूं कि ये कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटॉल के साथ क्या कर रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा, यानी सिग्मा स्टार वगैरह के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। और मैंने कहा कि इसका ये जो स्टेट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो इसको हटा के हम कंसिडर करेंगे कि ऑलमोस्ट ये जो यहां से यानी न्यूक्लियोफाइल का
अटैक करना, ये एक ही स्टेप चल रहा है, कोई दो स्टेप नहीं है जो एरो में शो कराए गए हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसी स्टेप में क्या करेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा और ये रिप्लेसमेंट हो चुकी होगी। लेकिन चूंकि यहां 3 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, सिमिलर ग्रुप हैं, तो जब कार्बन के साथ सिमिलर ही ग्रुप अटैच हो तो यहां मैं कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस नहीं कर सकता। बुक ने यही एग्जांपल लिख के स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस करवा दी है, तो ये ठीक नहीं है। एटलीस्ट 4 डिफरेंट ग्रुप तो अटैच हो जहां स्टीरियोकेमिस्ट्री की डिस्कशन हो सके। जो अच्छा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम वाकई प्रूव कर सकते हैं कि SN2 में इन्वर्जन होती है, SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है वो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है, अगर D है तो L हो जाता है, या अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला बनता है कॉन्फ़िगरेशन में 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम कह रहे होते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपोजिट नेचर का होगा। अगर D रिएक्टेंट था तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, L बनेगा, यानी अगर पॉजिटिव रिएक्टेंट था तो हमारे पास नेगेटिव वाला बनेगा। और ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर पॉजिटिव वाली क्लॉकवाइज शो कर रहा था तो वो एंटी क्लॉकवाइज वाला प्रोडक्ट में शो कर रहा होगा। अब जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो वही न्यूक्लियोफाइल सपोज है जो यहां था, OH नेगेटिव यहां, OH नेगेटिव यहां सपोज कर रहे हैं। अब ये जो कार्बन है इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप जिसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम है, ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप ट्रीटियम है, और ये हमारे पास सपोज हेलोजन ही है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। यहां क्या थे, 3 सिमिलर थे और एक डिफरेंट था जो हेलोजन जिसने निकलना था, लेकिन यहां हमारे पास क्या हो गए, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो चुके हैं। ये इतने ज्यादा बल्कि ग्रुप नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल को आने ना दें, आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है कार्बन पे। मैकेनिज्म वैसे ही चलेगा, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ही गिना जाएगा। ये वाला पॉइंट रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, ये ट्रांजिशन स्टेट ही होगा। अभी बॉन्ड टूट रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा होगा, और वही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटॉल के साथ ही बन रहा होगा। लिविंग ग्रुप इस एंड से निकला था और न्यूक्लियोफाइल अपोजिट एंड से ही आएगा, क्योंकि जब तक लिविंग ग्रुप यहां रहेगा न्यूक्लियोफाइल उस एंड से अटैक कर नहीं सकता। और चूंकि ये सिंगल स्टेप में है तो सिंगल स्टेप में लिविंग ग्रुप को एक एंड से जाना पड़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल को दूसरे एंड से अटैक करना पड़ेगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग इसी स्टेप में हो रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि पिछली जो SN1 मैकेनिज्म में पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती थी, कार्बोकैटायन बनता था, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बॉन्ड बन रहा होता था, यानी न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा होता था कार्बन के साथ। अब जो पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, ये तो मैकेनिज्म था जिसमें हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच थे। हेलोजन पहले एक सपोज लेफ्ट साइड पे था, तो अब जो आने वाला ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल है जिसने अटैक किए वो अब राइट पे पड़ा, या अगर ये राइट पे पड़ा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल क्या पड़ा हुआ है, लेफ्ट पे पड़ा हुआ है। जिस भी कॉन्फ़िगरेशन से आप देखें, अगर सपोज मैं कहूं कि ये ऊपर पड़ा हुआ है और जो आने वाला ऊपर से ये जा रहा है और जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो नीचे से अटैक कर रहा है, तो ये दोनों पैटर्न ठीक है। और ये जो डॉट डॉट और बोर्ड में दिखाया गया है, डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये जो ग्रुप अटैच है कार्बन को, ये बोर्ड के पीछे से आ रहा है, और ये जो बोल्ड लेटर है ये सपोज बोर्ड के फ्रंट से इसको अटैच है, तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड को शो कर रहा होता है। यानी एक हमारी तरफ बोल्ड का मतलब होता है कि हमारी तरफ बॉन्ड आ रहा है, और डॉटेड का मतलब है हमसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है वो जो एलिमेंट इसके साथ अटैच है कार्बन के साथ। अब जो टर्म्स हम डिस्कस कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, है कि ये सिंगल स्टेप है। मैंने अभी कहा कि ये जो स्टेप है जिसको हमने 2 एरोस दिए हुए, ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है, इसको हम ना कैप्चर कर सकते हैं, ना आइसोलेट कर सकते हैं, ना सेपरेट कर सकते हैं, ना ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको स्टेप में गिना ही नहीं जाता। ये सीधा का सीधा स्टेप जिसमें बॉन्ड टूटता भी उसी स्टेप में और बॉन्ड बनता भी उसी स्टेप में, तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। पहला पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट से भी फर्स्ट ऑर्डर है, और इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट से भी, और अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट से भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। क्योंकि अगर हम देखें कि वही जो सिंगल स्टेप है उसमें ही दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल वही स्लो स्टेप है, सिंगल स्टेप, क्योंकि एक ही स्टेप है तो वही स्लो स्टेप होगा, और उसी स्लो स्टेप में दोनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हो रहा है और अल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां क्या होगा, 2 होगा।
न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर, अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट से भी फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, सेकंड ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल होगा। आप अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों की कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर डबल हुआ, इसकी कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई, रेट ऑफ रिएक्शन इसके रिस्पेक्ट से डबल, इसकी भी कंसंट्रेशन आपने डबल की, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी के रिस्पेक्ट से, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी कहा मॉलिक्यूलैरिटी, चूंकि SN1 में ही मॉलिक्यूलैरिटी को कन्वेंशन के रिस्पेक्ट से कहा, मतलब पुराने जमाने के कन्वेंशन हैं कि उन्होंने उसी स्टेप से, जो स्लो स्टेप था, उसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाला, उसी से मॉलिक्यूलैरिटी भी निकाली। तो यहां भी वही है कि स्लो स्टेप में 2 ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहां इन्होंने बायोमॉलिक्यूलर ही इसे कहा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इस स्टेप में तो चलेंगे, एक ही स्टेप है तो हम यहां कह सकते हैं कि एक ही स्टेप है तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। लेकिन जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, वहां जैसे SN1 में था, तो वहां हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एक ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से आप मॉलिक्यूलैरिटी उठा लें। यहां तो एक ही स्टेप है तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी 2 ही है इसकी। जो ये पॉइंट है वॉल्डेन इन्वर्जन या वॉल्डन इन्वर्जन, साइंटिस्ट था जिसने पहली मर्तबा ये वाली इन्वर्जन देखी कि SN2 में हमारे पास क्या होता है, SN2 में हमारे पास प्रोडक्ट हमेशा इन्वर्जन के कन्फिगरेशन में आता है अगर स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। जैसे यहां हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल अपोजिट एंड से ही अटैक करता है जहां से लिविंग ग्रुप जा रहा होता है, तो हमेशा हमारे पास यानी 100% हमारे पास क्या होगी, इन्वर्जन का प्रोडक्ट ही होगा। और अगर आपको याद होगा SN1 में मैंने कहा था कि SN1 रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां मैं स्टार के साथ लिख रहा हूं कि जो SN2 मैकेनिज्म है ये हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। और स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल सिर्फ एक ही एंड से अटैक कर सकता है, दूसरे एंड से अटैक पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि लिविंग ग्रुप दूसरे एंड से निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट एंड से अटैक करेगा। क्या न्यूक्लियोफाइल इस एंड से आएगा? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस लिविंग ग्रुप ने जाना है और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इसी एक स्टेप में। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ये अटैक कर सकता है, हर डायरेक्शन से पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर कार्बोकैटाइन के केस में हम देखें, जब इसका ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता था तो इस एंड से भी अटैक, यानी नीचे से भी अटैक हो सकता था और ऊपर से भी अटैक हो सकता था। तो इसीलिए इसको हम कहते थे SN1 के केस में कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है, कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से अटैक होना जरूरी नहीं है, वहां दोनों तरफ से अटैक हो सकता था। लेकिन यहां ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, न्यूक्लियोफाइल एक ही एंड से अटैक करेगा। तो वॉल्डेन इन्वर्जन में आपको ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। ट्रांजिशन स्टेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुका है कि इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में फर्क क्या है। यहां ट्रांजिशन स्टेट से कि हाई पोटेंशियल एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट की, मैं बता चुका हूं, कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड कैप्चर्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू इसे हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। न्यूक्लियोफाइल विल फॉर्म टेम्पररी इंटरेक्शन विद कार्बन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस कर चुका हूं कि ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अगर यहां कोई ट्रेंड देखना चाहे कि यहां अल्काइल हैलाइड्स का ट्रेंड क्या होगा, तो सब यानी कौन सा अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन अच्छा देगा, तो हमारे पास 1 डिग्री सबसे अच्छा, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की बात है। न्यूक्लियोफाइल को आसानी से किस पे अटैक कर सकता है, कौन से कार्बन पे, एक ही स्टेप में मैकेनिज्म होना है तो उस कार्बन पे आसानी से अटैक होगा जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रुप नहीं होंगे, मतलब इतनी रिपल्शन ना मिले, हिंड्रेंस ना मिले उसे, और बल्कि ग्रुप्स ना हो, तो आसानी से छोटे छोटे ग्रुप्स उनको जगह दे देंगे, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकेगा, इजीली पॉसिबल हो सकेगा। तो 1 डिग्री के केस में चूंकि H अटैच हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ एक मिथाइल ग्रुप भी हो, तो तब भी कोई इतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, तब भी ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी में भी हो सकता है। तो अगर इवन यहाँ CH2 CH3 हो जाए, तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में हम डिस्कस कर सकते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि यहां देखें 1 2 यानी H है, यहाँ X है, इथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो अगर हम देखें, यहाँ CH3, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, तो हमारे पास
4 डिफरेंट ग्रुप अब हो चुके हैं प्रोडक्ट में। यहां रिएक्टेंट में भी 4 डिफरेंट ग्रुप थे और प्रोडक्ट में भी 4 डिफरेंट ग्रुप कार्बन को अटैच हैं। तो ये वाली एग्जांपल यानी सेकेंडरी कार्बन की भी एग्जांपल हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व करके SN2 में पढ़ सकते हैं। और ये भी इन्वर्जन ही हुई है, जहां से लीविंग ग्रुप गया होगा उसके अगेंस्ट क्या किया होगा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होगा। तो ये वाली एग्जांपल भी यानी सेकेंडरी कार्बन की भी हम एग्जांपल या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल भी हम किसमें कर सकते हैं, SN2 मैकेनिज्म में दे सकते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे अच्छा रिएक्शन देता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी तो बिल्कुल भी ये रिएक्शन नहीं देता क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल यहां स्ट्रांग होना चाहिए, वहां वीक से भी काम चल जाता था क्योंकि कार्बोकैटाइन पे अटैक आसानी से पॉसिबल था। लेकिन यहां जो अटैक है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तभी जब छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, यानी इतने बल्कि ग्रुप्स नहीं होंगे। तो अगर बल्कि ग्रुप्स आ गए तो फिर प्रॉब्लम है, और अगर बल्कि ग्रुप्स नहीं भी हैं तो लिविंग ग्रुप ने उसी न्यूक्लियोफाइल ने उसी स्टेज पे अटैक करना है कि अभी लिविंग ग्रुप वहां अटैच भी है। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो कार्बन के पॉजिटिव कैरेक्टर को समझ सकेगा, कार्बन के पॉजिटिव पे अटैक कर सकेगा, वरना ऑलरेडी कार्बन के साथ एक न्यूक्लियोफाइल अटैच है। तो इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि एक ही स्टेप में इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करना है। फिर उसके बाद हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर आपको याद हो SN1 मैकेनिज्म में हमने कहा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यहां हम कह रहे हैं पोलर तो होना चाहिए लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर क्यों होना चाहिए, तो लिविंग ग्रुप ने तो निकलना ही निकलना है। पोलर का काम उधर भी यही था कि हमारे C बॉन्ड X वाले बॉन्ड को क्या कर सके, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के थ्रू कम कर सके। तो इस C बॉन्ड X वाले बॉन्ड को कम किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ये किसका काम होगा, सॉल्वेंट के किस कैरेक्टर का, पोलर का। और एप्रोटिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है, जिस न्यूक्लियोफाइल ने, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जिसने अटैक करना है, हमने उसको सराउंड नहीं करवाना। क्योंकि पिछले केस में हम कहते थे वाटर क्या करता था, वहां मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था कि वाटर सराउंड कर रहा होता था किसको, हेलोजेंस को, यानी जो लिविंग ग्रुप थे उनको सराउंड कर रहा होता था। यहां जो लिविंग ग्रुप है उसे सराउंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने उसी पॉइंट पे या उसी टाइम पे आके क्या करना है, अटैक करना है। और एप्रोटिक होना इसलिए भी जरूरी है कि ऐसा ना हो कि वो एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारे न्यूक्लियोफाइल को ही सराउंड कर रहा हो, यानी जो प्रोटिक सॉल्वेंट हो ऐसा ना हो कि वो हमारे न्यूक्लियोफाइल को ही सराउंड कर रहा हो। तो एप्रोटिक होगा, न्यूक्लियोफाइल को सराउंड नहीं करेगा और न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या कर सकेगा, अटैक कर सकेगा। तो एप्रोटिक का मतलब जिसके पास प्रोटॉन ना हो, और प्रोटॉन किसके पास, जैसे CH3 हम देखें तो ये एसीटोन हम देखें तो एसीटोन के स्ट्रक्चर में CH3 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो O के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। वो अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे सॉल्वेंट्स क्या कहलाते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट। जबकि वाटर के केस में O के साथ डायरेक्टली H अटैच था और ये H क्या करता था, सॉरी ये मैंने यहां अपोजिट बनाया कि यहां H होना चाहिए, यहां O, और यहां क्या होना चाहिए, H होना चाहिए कि H अपने पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से उस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा होता था, या लिविंग ग्रुप को सराउंड कर रहा होता था। यहां हमारे पास C डबल बॉन्ड O है लेकिन O के साथ हाइड्रोजन नहीं अटैच, और जब O के साथ हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब ये कि वो हाइड्रोजन किसी न्यूक्लियोफाइल को सराउंड नहीं कर सकता थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हमें करवाना भी नहीं है। इसीलिए हम कौन सा यूज कर रहे होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब जिसके पास प्रोटॉन डायरेक्टली मौजूद ना हो। तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि असल में SN2 और SN1 में जो बड़ा डिफरेंस है वो इन सॉल्वेंट्स का भी है। अगर वो आपको कहता है कि वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, या वो कहता है एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, या एथेनॉल है या मेथनॉल यूज हो रहे हैं, तो तब आपको सीधा समझ आना चाहिए वो कौन से की बात कर रहा है, SN1 की बात कर रहा है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और जब वो आपको कहता है कि एसीटोन है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, आप नेट पे सर्च करिएगा इनके स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड है, इसी तरह एसीटोनाइट्राइल है, या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है हमारे पास, ये वो सॉल्वेंट हैं जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को जब भी मेंशन किया गया होगा इसका मतलब ये है कि कौन सा मैकेनिज्म चल रहा होगा, SN2 मैकेनिज्म की बात हो रही है, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत बड़ा फैक्टर लाता है SN1 और SN2 में। सिंपल लफ्जों में जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो SN1, और जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट तो हमारे पास क्या होगा, SN2। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो SN1, और अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो SN2। लास्ट पॉइंट सिमिलर ही है, जो उसमें हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस टेंपरेचर पे होते हैं, लो टेंपरेचर पे होते हैं, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये वही पॉइंट है कि देखिए
अगर सपोज मैं कहता हूं कि ये Cl है, यानी ये जो लिविंग ग्रुप है वो क्लोरीन है, क्लोरीन अभी जा रहा है, ये कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, तो इसको तोड़ने में इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी। तो पहले बॉन्ड तोड़ना है और दूसरा बॉन्ड बनना है। तो जो बॉन्ड बन रहा है, अगर सपोज वो OH बॉन्ड है, सपोज मैं कहूं कि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, वो OH है, यानी जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल वो क्या है, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव यानी अल्कोहल बन रहा है। तो OH नेगेटिव का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत जो बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं, तो बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है, क्योंकि बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जो बॉन्ड बनेगा उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। तो ओवरऑल जो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड के C बॉन्ड X का जो बॉन्ड है वो हमने तोड़ना है, और C बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड हमने क्या करना है, बनाना है। तो C बॉन्ड X बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जो एनर्जी रिलीज जो चाहिए होती है वो कम है इस इक्वेशन में, क्योंकि ये बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। और जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। तो डेल्टा H की वैल्यू हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि डेल्टा H हमारे पास क्या है, सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये जो बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है उसकी एनर्जी, माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो बॉन्ड मेक हो रहा है इस दौरान। तो अगर इसकी एक एग्जांपल के तौर पे मैं वैल्यूज कंसिडर कर लूं कि सपोज बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड है वो है 70। बॉन्ड ब्रेकिंग, चूंकि बॉन्ड थोड़ा आसानी से तोड़ा जा रहा है तो उसकी वैल्यू मैंने 70 रख दी एग्जांपल के तौर पे। और जो बॉन्ड मेकिंग के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, सपोज मैं कह देता हूं 100 है, तो ओवरऑल डेल्टा H की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जिससे हम प्रूव कर रहे हैं कि SN2 मैकेनिज्म हमारे पास, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास हैं वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने यहां पूछा है कंसर्टेड रिएक्शन, ये इसलिए पूछा है कि SN2 रिएक्शंस को कहा जाता है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर का कहा जाता है कंसर्टेड रिएक्शन है। तो एक क्वेश्चन है कि क्यों इसे कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन हम E2 में भी पूछेंगे, और E2 से रिलेटेड भी कहूंगा कि E2 क्यों कंसर्टेड है, और मैं उस वाली वीडियो में बता दूंगा कि इसको कंसर्टेड रिएक्शन क्यों कहते हैं और वहां उसको कंसर्टेड क्यों कहते हैं। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन है कि हम SN2 रिएक्शन को क्यों कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं और SN1 को क्यों नहीं कहते। इसके बाद हम 30 डिफरेंट जो नेमिंग्स वाले रिएक्शन है और छोटी छोटी वीडियोस बना के उसको हम अपलोड करेंगे। लेकिन आप लोगों से कि कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, लाइक कीजिए, ताकि जितना आप हमें ज़्यादा मोटिवेट रख सकेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव काम हम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।